हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द डेंटल एजेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अदर्स पढ़ाए थे। आज मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देख लीजिए आप एक बार पहले। ठीक है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है कि ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर होगा या कोई सॉल्वेंट होगा, ये पॉइंट याद रखना। सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट, नॉट सॉल्यूशन, इट इज सॉल्वेंट। ओके, फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ए सल्यूट। ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूंगा कि क्या कहना चाहता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो बात ये है, मतलब जे लोअर कंसेंट्रेशन सल्यूट के लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन सल्यूट, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। पर उसमें एक बात है कि उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट रहता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने मान लिया मैंने ऐसे एक नॉर्मली ग्लास लिया। ठीक है, नॉर्मली मैंने एक ग्लास लिया, एक बार फिर से इसको पूछ देता हूँ आराम से, है ना। अब मैंने मान लो नॉर्मली ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास। ओके, अब उसमें मैंने एक छलनी डाल दिया। ठीक है, एक छलनी, छलनी तो समझ जो गया होगा ना, एक छलनी डाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये है मान के चलो छलनी, सॉरी, ये मान के चलो छलनी है आपका। ठीक है, दो भागों में, दो इक्वल हाउस में ये डिवाइड किया। ठीक है, अब एक में मैंने मान के चलो चीनी, मान के चलो जो चीनी होता है, अब चीनी को किस दाने से, अच्छा चीनी इसका से जो चीनी मान के चलो, एक जगह पे मैंने चीनी के पार्टिकल्स कम दिए और एक जगह मैंने बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिया। ठीक है, मतलब एक जगह मतलब 1 चम्मच मैंने चीनी डाला, दूसरे मैंने मान के चलो 5 चम्मच चीनी डाल दिया। तो यहाँ पे चीनी के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा होगा चीनी का पार्टिकल। चीनी इसमें ज़्यादा होगा तो इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, इसमें चीनी कम है तो पार्टिकल्स भी कम है। ये तो कॉमन सेंस है ना। अब मैंने डाला है पानी। ठीक है, अब मैंने क्या डाला है, पानी। ठीक है, अब मैंने पानी डाला। ठीक है, पानी डालने के बाद क्या आया कि जो हाँ, पानी डालने के बाद क्या आया, ये जो छलनी है इसमें से चीनी आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये छलनी इसीलिए दिया गया है कि ताकि वाटर पास हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया कि जिसमें कम पानी है, ठीक है, जो पानी है जिसमें कम पार्टिकल्स है वो इस तरफ फ्लो होके बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बैलेंस कर देता है वो। ये चीज़ को याद रखो कि एक ग्लास पानी बीच में दे गया है तो उसमें छलनी डाला गया जो सिर्फ पानी को निकाल सकता है। अगर वो एक साइड में अपने 1 चम्मच डाला, दूसरे में 5 चम्मच डाल दिया, ठीक है, तो ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी क्या करता है, उस ग्लास की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसमें आपने ज़्यादा चम्मच पानी डाला है, मतलब ज़्यादा चम्मच चीनी डाला है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं आपको ऑस्मोसिस। तो अब ये देखो यहाँ पर सल्यूट क्या है, सल्यूट है आपके चीनी, शुगर पार्टिकल्स, है ना, और आपका सॉल्वेंट है वाटर, है ना, सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो आप डेफिनेशन के माध्यम से समझिए आप कि सल्यूट के जो ये लो कंसंट्रेशन होगा, इसका हाई कंसंट्रेशन होगा, है ना, सॉरी, तो इसका लो कंसंट्रेशन, इसका हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में समझाया आपको। ठीक है ना, कि एक ग्लास पानी में मान के चलो, मैं फिर से समझा और एक बार ना रिवीजन, कि एक ग्लास पानी में मान के चलो मैंने एक छलनी डाल दिया, और एक ग्लास में मैंने छलनी डाल दिया बीच में जो सिर्फ वाटर को पास आउट कर सकता है। एक साइड में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला, दूसरे साइड में मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दिया। ठीक है, अब जो वाटर होगा वो 5 चम्मच चीनी, जिसमें ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, उसमें वो मूवमेंट होगा ताकि लेवल बराबर और कंसंट्रेशन बराबर हो सके। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ताकि दोनों साइड का कंसंट्रेशन बराबर हो सके, इसलिए वो पानी क्या करता है, लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया ऑफ सॉल्यूट में पास आउट करेगा ऑस्मोसिस के जरिए। उसी को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। इसमें बस बात ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। ओके,
अब बारी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है? इट इज़ द प्रेशर, ठीक है, इट इज़ द प्रेशर क्रिएटेड बाय द सल्यूट इन ए फ्लूइड, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस होता है, ओके ना, जब ऑस्मोसिस होता है और सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा हो, है ना, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो रहा है और जो सॉल्वेंट है लो से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में जा रहा हो, तो वहाँ सल्यूट के साथ मिलकर, तो उस इस साइड में क्या होगा, वो सल्यूट के साथ मिलके क्या अगर एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि और ज़्यादा पानी अलाउ ना हो, एक लेवल बराबर, मतलब क्या हो जाता है कि इस प्रेशर का मेन काम ये है कि ये जो पानी के और ज़्यादा आने को रोकता है मतलब जब पानी एक लिमिट तक आ जाता है तो ये प्रेशर इतना हो जाता है कि पानी का मूवमेंट रुक जाता है, ओके। तो इसमें ये समझाया जा रहा है आपको, ओके, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, सल्यूट या सॉल्वेंट? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय सल्यूट, ठीक है। सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द सल्यूट, ओके। ये क्या है आपका कॉन्सेप्ट सबको समझा दिया है। अब बारी आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब मान ऑस्मोसिस जो होता है उसका उल्टा रिवर्स ही ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा होगा। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द वाटर सॉल्वेंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो हाई कंसेंट्रेटेड सल्यूट के जैसे कि ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि लो कंसेंट्रेटेड सल्यूट से हाई कंसेंट्रेटेड सल्यूट में जा रहा हो, और रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा हो रहा है कि हाई कंसेंट्रेशन सल्यूट से वो लो कंसेंट्रेशन सल्यूट में जा रहा है, ठीक है। तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इस तरफ जाएगा वो, ठीक है। अब वो कब कैसे होता है, मान के चलो ये ऐसे होता है कि अगर हम ज़्यादा कंसेंट्रेशन वाले एरिया पे अगर हम कुछ प्रेशर दे बाहर से, एक्सट्रिंसिक फोर्स या प्रेशर डालें, तो ही वो हो सकता है, अन्यथा वो नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। अब आ रही आती है ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर का क्या मतलब है? ऑन्कोटिक प्रेशर को हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, मतलब दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरे लैंग्वेज में इसको ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ही पार्ट है। बस क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो मतलब सीधी बात है, ये तो मैंने जो इतनी देर से मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था वो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए था, है ना, छोटे पार्टिकल्स के लिए थे। अब ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो बस कुछ नहीं है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर का ही एक पार्ट है, बस वो बड़े सब्सटेंस के लिए होता है, ठीक है। एक सीधी बात है, वो कोलोइडल सब्सटेंस के लिए होता है जो पार्टिकुलरली प्रोटीन्स होता है, ठीक है। अब इसमें एक आंकड़ा है कि एल्बुमिन क्रिएट्स 70% ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। हमारा नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर कितना होता है? 25 mm मरकरी, ओके। अब बारी आते हैं ऑस्मोसिस के टाइप्स। अब ऑस्मोसिस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एंडोस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर जाना, तो एंडोस्मोसिस हो गया। सेल के बाहर जाना वाटर का, तो वो एक्सोस्मोसिस हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा एक मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए दिया है, एक, ताकि आपको बाद में, है ना, इसका आप अप्लाई कर सको, है ना, रट्टे ना लगाएं, है ना। तो ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर वाला पार्ट दिया मैंने, केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये, है ना, कि मोल इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूनिट सिस्टम। ऐसा यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है वो मापने के लिए सबसे बढ़िया एक्सप्रेसिंग स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? वो है मोल, ठीक है। और मोल क्या है? मोल है सब्सटेंस का ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब 1 ऑस्मोल कॉरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है। ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? ऑस्मोल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो आते हैं, आपको आपने पहले ही पढ़ा था होगा, ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी। रिवीजन कर देते हैं एक बार। तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ऑस्मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब मेडिकल फील्ड में या फिर बायोलॉजिकल फील्ड में ऑस्मोलैलिटी इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ऑस्मोलैलिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ऑस्मोलैरिटी। हम ऑस्मोलैरिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अब ऑस्मोलैरिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसको डिफाइन मिलेगी ऑस्मोल पर केजी, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट, ओके। ऑस्मोलैरिटी को क्या कैसे डिफाइन करते हैं हम? मिली ऑस्मोल
पर लीटर, है ना। मिली ऑस्मोल पर लीटर इज द ऑस्मोलैरिटी एंड मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज द ऑस्मोलैरिटी। और मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल फील्ड में ये लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है। अब बारी आती है ऑस्मोलर गैप। व्हाट इज ऑस्मोलर गैप, ठीक है। ऑस्मोलर गैप का क्या मतलब है? ऑस्मोलर गैप का मतलब होता है कि सीरम ऑस्मोलैरिटी और कैलकुलेटेड सीरम ऑस्मोलैरिटी, मेजर्ड सीरम ऑस्मोलैरिटी और कैलकुलेटेड सीरम ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MSO और CSO, ओके। ये क्या है ये मैं बता दूंगा। मेजर्ड सीरम ऑस्मोलैरिटी और कैलकुलेटेड सीरम ऑस्मोलैरिटी के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोलर गैप, ठीक है। अब मेजर सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? अब मेजर सीरम ऑस्मोलैरिटी ये होता है कि ये वो वैल्यू है जो मान के चलिए आप किसी मशीन के थ्रू आपने निकाला हो, है ना, किसी मशीन के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने निकाला हो, ठीक है। और कैलकुलेटेड का मतलब आता है कि फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपने उस सीरम का ऑस्मोलैरिटी निकाला है, ठीक है। तो मेजर सीरम ऑस्मोलैरिटी और कैलकुलेटेड सीरम ऑस्मोलैरिटी। अब यहाँ पे एक शब्द आया था, मैंने आपसे पहले पढ़ाया था कि 1 ऑस्मोल कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स। इसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे कि NaCl होता है, NaCl वो डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होकर क्या बनता है? एक है Na+, दूसरा है हमारा Cl-, ओके। एक है Na+, दूसरा हमारा होता है Cl-। तो हमारे यहाँ पे जो मोल है वो है हमारा NaCl। ईच मोल इन ए सोल्यूशन कॉन्टेन्स 2 ऑस्मोल, क्या है? Na और Cl, ठीक है, 2 ऑस्मोल है। तो ये मोल मान लो, इसमें क्या डिसोसिएट होने से ऑस्मोल बन गया। तो क्या 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 ऑस्मोल है? एक Na+ ऑस्मोल है, Cl- ऑस्मोल है। एक जनरल नॉलेज है ना ये। तो अब हम क्या करते हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक देखो ये है 2Na+, ये एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज ही हैं, ठीक है। 2Na+ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.055 ग्लूकोज mg/dl, 0.36 बन का मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। अब जैसे ही किसी का मान के चलो आपको प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी निकालना हो, है ना, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी निकालना हो तो आप कैसे करोगे? मान के चलो एक पेशेंट है ना, उसका प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी निकालोगे जिसमें उसका जो सोडियम है वो 140 है, ठीक है। और ग्लूकोज जो है, मैं आप ये बात बताऊँ, जो ग्लूकोज आपका जो ग्लूकोज है वो आपका है 100, ठीक है। और जो आपका बन है वो है 20। अब आप मेरे को ये बताओ, ये आपका होमवर्क है कि अब उस पेशेंट का प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितना होगा और साथ में उसका ऑस्मोलैरिटी भी कितना होगा, ये बता दो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैं दे रहा हूँ। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि उस पेशेंट का प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, ओके। अब हेल्दी पर्सन में प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? 280 to 295, ठीक है। 280 to 295 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ H2O, ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी ये पर ऑस्मोलैरिटी बताया, अब आप ऑस्मोलैरिटी बता रहे हो। तो मैंने कुछ अभी 10 सेकंड पहले आपको ये समझाया था कि मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल फील्ड में ऑस्मोलैरिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑस्मोलैरिटी। केमिस्ट्री में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, उसका अलग, है ना, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला ये होता है कि ऑस्मोलैरिटी से भाई आई थिंक ऑस्मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू C1V1 कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का कुछ होता है, ठीक है। पर मेडिकल फील्ड में ये नहीं है, मेडिकल फील्ड में इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब आता है आपका ऑस्मोलर गैप हो गया, ठीक है। एक होमवर्क दिया आपको, ये होमवर्क मेरे को ऑब्वियसली कमेंट में दिखाना कि किसका कितना ऑस्मोलैरिटी आया है ना, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी उस पेशेंट का कितना है, मेरे को ये कमेंट में बताना, ओके। नेक्स्ट आपका आता है डेरो-यनेट डायग्राम, ठीक है। डेरो-यनेट डायग्राम ये बताता है, डेरो-यनेट की ये एक ग्राफ जैसा होता है जो हमें ये दिखाता है हमारी बॉडी के 2 मेन कंपार्टमेंट, ठीक है। हमारे बॉडी के जो 2 मेन कंपार्टमेंट्स हैं, एक है क्या, ECF, दूसरा है ICF, ठीक है, के बीच पानी कैसे शिफ्ट होता है, ठीक है। ECF और ICF के बीच पानी कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, जब बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बदलता है, ठीक है। बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बदलने के बाद हमारे ECF और ICF में शिफ्टमेंट ऑफ फ्लूइड कैसे हो रहा है वो दर्शाता है। कैसे, किससे दर्शाते हैं? वो डेरो-यनेट डायग्राम से दर्शाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस में क्या है, लीटर, और वाई एक्सिस में क्या है, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अब
अब आप देख रहे हो कि दोनों का ये जो हाइट है ना, दोनों का जो ये हाइट है ईसीएफ आईसीएफ का तो लगभग सेम है। क्यों क्यों ये सेम रहते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ईसीएफ और आईसीएफ का जो ये होता है कंसंट्रेशन होता है वो सेम ही रखता है, ठीक है ना। चलो अब आपको क्लिनिकल केसेस समझाते हैं थोड़ा कि अब अगर मान के चलो मैंने किसी पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड दिया, एडिशन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब होता है कि हमारे शरीर के ईसीएफ और आईसीएफ का जो कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू द फ्लूइड गिवन, ठीक है ना। तो इसको आइसोटोनिक कहते हैं। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे हमारे जो मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन जो ऑस्मोलरिटी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर हमने आइसोटोनिक फ्लूइड दिया तो अगर मैं ये ग्राफ बना लूँ, है ना, ये ग्राफ बना दिया मैंने, है ना, तो ईसीएफ बॉक्स की वाइट, क्योंकि देखो हम अब अगर आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे तो डायरेक्ट आईसीएफ में तो नहीं जाएगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड में तो घुसेगा नहीं, पहले किस में घुसेगा? पहले घुसेगा ईसीएफ में। तो ईसीएफ का वॉल्यूम क्या होगा? ये जो डायग्राम था ये ऐसा था, ठीक है। तो आईसीएफ मान के चलो इतना है और ईसीएफ इतना छोटा सा दिया था ना, तो वो ये नहीं होगा, क्योंकि ईसीएफ में आप आइसोटोनिक फ्लूइड डाल रहे हो तो ईसीएफ का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ईसीएफ का वॉल्यूम भी ऐसे बढ़ जाएगा। ओके, ये आईसीएफ का है, ये ईसीएफ का है ना। अब बोलोगे सर आपने हाइट तो सेम रखा, हाइट इसलिए सेम रखा क्योंकि वो आइसोटोनिक फ्लूइड है ना, कंसंट्रेशन तो सेम है। नेक्स्ट आता है हमारा प्योर वाटर। प्योर वाटर इज हाइपोटोनिक फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अब तो प्योर वाटर देंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? प्योर वाटर देंगे तो ईसीएफ का जो हाइट होगा वो क्या होगा? ईसीएफ का हाइट बढ़ेगा या घटेगा? हाइपोटोनिक है तो ईसीएफ का कंसंट्रेशन आईसीएफ से क्या होगा? कम हो जाएगा, तो हाइट भी कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड। कब होता है? जब ब्लड लॉस हो रहा हो है और डायरिया हो रहा हो, उन पेशेंट्स के आइसोटोनिक फ्लूइड का लॉस होता है शरीर से। तो आईसीएफ का तो मान के चलो कुछ नहीं होगा, आईसीएफ जैसा हाइट है वैसा हाइट मेंटेन रखेगा, पर ईसीएफ का जो हाइट है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, तो ईसीएफ बाहर निकल रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है वो तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है कि क्या क्या कौन से चीज़ें हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आते हैं, ठीक है। वो बाहर निकल जाएगा तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, पर कंसंट्रेशन तो वही है ना, कंसंट्रेशन में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है ना, ना ही पतला हो रहा है ना ही गाढ़ा हो रहा है ना। कंसंट्रेशन तो वही है, पर हमारे फ्लूइड लॉस की वजह से हमारा वॉल्यूम कम हो गया, है ना। कम वॉल्यूम होने के कारण ईसीएफ का जो है विड्थ कम हो जाएगा। ओके, तो ये लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। अब बारी आती है कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स। देखो जैसे कि मैंने आइसोटोनिक ये देखो, जैसे कि मैंने आइसोटोनिक NaCl दिया सैलाइन इन्फ्यूजन, तो अभी आपको समझाया था सैलाइन इन्फ्यूजन आइसोटोनिक है तो क्या होगा? ईसीएफ का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या? लीटर है ना, विड्थ है ना, विड्थ इंक्रीज होएगा, ठीक है, विड्थ इंक्रीज होएगा और आईसीएफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑस्मोलैलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ईसीएफ के और आईसीएफ के भी में कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ जाएगा, है ना, ग्राफ में उसका विड्थ बढ़ जाएगा ईसीएफ का। ओके, अब लॉस ऑफ आइसोटोनिक जैसे कि डायरिया अभी आपको पढ़ाया, ईसीएफ वॉल्यूम का क्या होगा? डिक्रीज होगा, विड्थ कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। और आईसीएफ वॉल्यूम में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, आईसीएफ वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, ठीक है। ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी में क्या होगा? ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं है, कंसंट्रेशन तो वही है ना। ईसीएफ बस ईसीएफ का वॉल्यूम कम हो रहा है, कंसंट्रेशन में कोई उसमें इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और आईसीएफ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब एक्सेस इनटेक ऑफ NaCl जो हाइपरटेंशन, ठीक है ना, आपने एक्सेस ले लिया, वो क्या है? वो हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, वो हाइपरटोनिक है, ठीक है, ज़्यादा ले लिया तो ईसीएफ का वॉल्यूम तो पहले बढ़ेगा, ठीक है। और आईसीएफ का वॉल्यूम क्या होगा? वो डिक्रीज होगा क्योंकि वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक होने के कारण सेल क्या होगा? श्रिंक करने की कोशिश करेगा, है ना, श्रिंक होगा तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? नॉर्मल सी बात है, वॉल्यूम घट जाएगा यार, है ना। और ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा क्योंकि हाइपरटोनिक है, ईसीएफ का कंसंट्रेशन आईसीएफ से ज़्यादा रहेगा, तो एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इस जो हमारा आईसीएफ फ्लूइड है वो बाहर निकल के ईसीएफ को, है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दे दे कि भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, तो आईसीएफ हो फ्लूइड वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, जिस कारण आईसीएफ का जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। ओके,
और ECF ऑस्मोलैरिटी क्या इंक्रीज हो जाएगा, ECF का ऑस्मोलैरिटी है ना, ऑस्मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ICF का ऑस्मोलैरिटी वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है भाई, हाइपरटोनिक है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो है मतलब अगर ECF में आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो ECF में डालोगे तो कुछ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर मान कर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की जगह पे आ जाए, है ना, क्योंकि एक्सेसिव है, तो सेल के अंदर मतलब ICF में भी तो हाइपरटोनिक हो जाएगा एट लास्ट, है ना, ICF भी हाइपरटोनिक हो जाएगा भाई, तो इसलिए ICF का भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। मैं ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन के डिपेंड में मैं कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, मतलब जो ऑस्मोलैरिटी है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो ऑस्मोलैरिटी घटेगा, ओके। अब लॉस ऑफ NaCl जो एडिशन डिजीज में होता है, तो ECF का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, ICF का वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, ECF ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा और ICF का ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा, ये है टेबल। बाकी स्वेटिंग में देख लो, जब पसीना निकलता है ECF का वॉल्यूम क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होगा, शरीर से पसीना जब निकलेगा, नॉर्मल सी बात है यार, वो कहीं तो हमारा शरीर के अंदर फ्लूइड लॉस ही हो रहा है, फ्लूइड जनरेट तो नहीं कर रहा है ना, फ्लूइड लॉस के कारण ECF का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। ICF का वॉल्यूम क्या होगा, अब उसको बैलेंस करने के लिए ICF से भी फ्लूइड बाहर निकल लेगा तो वो भी डिक्रीज, ठीक है। ECF ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसमें भी इंक्रीज होगा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ओके। अब बारी आती है आपके बल्क फ्लो, ठीक है, आपका ऑस्मोसिस खत्म है, ऑस्मोसिस कंप्लीट, इससे ज़्यादा ऑस्मोसिस में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आती है आपका बल्क फ्लो, ओके। बल्क फ्लो क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और बल्क फ्लो कहाँ होता है, मैंने देखो ये चीज़ बनाया है आप लोगों के लिए कि ये देखो बल्क फ्लो कहाँ होता है। एक तो होता है बल्क फ्लो हमारे एल्वुलाई पे होता है, ठीक है, एल्वुलाई पे बल्क फ्लो होता है। कैसे होता है मैं बात बताता हूँ। जैसे आपने सांस लिया है ना, सांस लेने के बाद आपके एल्वुलाई में कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, एल्वुलाई में, नॉट कैपिलरीज, एल्वुलाई में कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वुलाई में ज़्यादा या कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का जब है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो एट लास्ट एल्वुलाई से पास आउट होकर बल्क फ्लो के द्वारा वो कैपिलरीज में घुस जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ गया ना। हाई प्रेशर रीजियन जो एल्वुलाई में था, वहाँ से लो प्रेशर रीजियन वो कौन सा था, कैपिलरीज, उसमें आ गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा रहेगा, एल्वुलाई में या कैपिलरीज में, कैपिलरीज में रहता था वो, ठीक है ना। कैपिलरीज में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है ना, एल्वुलाई के जो कैपिलरीज में, उसमें जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बल्क फ्लो के द्वारा वो कहाँ जाएगा, एल्वुलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन कैपिलरीज में घुस जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट जो ऑक्सीजन उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वुलाई से मतलब एल्वुलाई में पहुंच जाता है, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है ना। तो बल्क फ्लो के द्वारा ही होता है, चीज़ देख लो। और देखो यहाँ से ये जो है ना बल्क फ्लो मैं बता रहा था, ये देखो ऑक्सीजन का बल्क फ्लो होगा इधर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बल्क फ्लो होगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि जो कैपिलरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का हाई प्रेशर होता है एज पर एल्वुलस, और ऑक्सीजन का उल्टा होता है, एल्वुलस में ज़्यादा प्रेशर रहता है एज पर कैपिलरीज, तो उस वजह से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस के, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ये देख लो, फिल्ट्रेशन इज द नथिंग बट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू एरिया ऑफ लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका होता है कैपिलरीज में होता है ना, कैपिलरीज में क्या होता है, जो खून हमारी कैपिलरीज में बहता है तो आर्टेरियल एंड पर प्रेशर की वजह से, है ना, फ्लूइड और डिजोल्व सब्सटेंस बाहर निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है, ओके। ये देख रहे हो आप, है ना, ये आप देख रहे हो जो कैपिलरी एंड है, जो आर्टेरियल एंड है, उसमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे बाहर आ रहा है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपने तो पढ़ा ही था, वो तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है ना, कि कैसे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है ना। यहाँ पे सब कुछ दिया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है ना, कैसे पार्टिकल्स घुस रहे हैं, आयंस घुस रहे हैं, फिल्टर्ड सब्सटेंस कैसे जा रहे हैं ना, वो आपको
दिख गया। तो फिल्ट्रेशन कहाँ का होता है, कैपिलरीज में होता है। दूसरा कहाँ होता है, हमारे किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलाई में होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और कैपिलरी फिल्ट्रेशन में होता है, ठीक है। अब बारी है ओवरव्यू। एक ओवरव्यू, आपको एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक ओवरव्यू दे देते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक ओवरव्यू दे देते हैं। हम अगले क्लास में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ओके। अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले तो मैं आपको पढ़ाया था कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के एगनिस्ट चलता है ना, है ना। और एटीपी रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरी है। और दूसरी का उसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना, अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं दूसरा, ठीक है। तो जो जो पढ़ा आज हमने उसका एक रिवीजन, ठीक है, रिवीजन देख लो। पहले तो बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस देख लो, ठीक है। इसको एटीपी चाहिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट को कोई एटीपी नहीं ज़रूरत है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोड मूव एगेनिस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ट्रांसफर प्रोटीन देख लो आप। ट्रांसफर प्रोटीन में क्या होता है कि इसमें नेसेसरी पंप और कैरियर ज़रूरत है। यहाँ पर चैनल्स कैरियर चलते हैं, ठीक है, वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑप्शनल है, ज़रूरत पड़ने पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर की सख्त ज़रूरत होता है, ओके। अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि आयन Na प्लस ग्लूकोज, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अगले क्लास में पढ़ाऊंगे कौन से सब्सटेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्लो ही काम करेगा। नॉर्मल एटीपी की ज़रूरत है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस करेगा, उतना तो टाइम थोड़ा तो लगेगा, स्लो है, पर पैसिव ट्रांसपोर्ट फास्ट है, ओके। रेगुलेशन हाईली रेगुलेटेड होता है वो, और ये लेस रेगुलेटेड होता है, ओके। और हमारे जो सेल्यूलर का कहाँ पे, सेल में कहाँ पे काम आता है, न्यूट्रिएंट अपटेक में, ठीक है, और आयन बैलेंस में, ओके। और इसमें गैस एक्सचेंज में काम आता है ज़्यादातर, ओके। और दूसरे रोल इन होमोस्टेसिस क्या है, कि हाई स्पेसिफिसिटी सब्सटेंस और लेस अफेक्टेड चेंजेस, और यहाँ पे मेंटेन इक्विलिब्रियम विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मतलब हाई स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही मतलब क्या कहते हैं कि काम आते हैं। इसमें जो हाई स्पेसिफिक सब्सटेंस है उसके लिए तो एटीपी ज़रूरत पड़ेगी। एटीपी थोड़ी ऐसा खर्चा करेगा कोई सेल, है ना। जो हाई स्पेसिफिक सब्सटेंस है उसके लिए एटीपी खर्चा करेगा, है ना। और कंट्रोल मैकेनिज्म, कंट्रोल बाय ई सेल एंड ई एनर्जी अवेलेबिलिटी, और ये ड्राइवन बाय नेचुरल एंट्रोपी डिफरेंस, ओके। अब आते हैं आपको ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म। आपने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस कैसे काम करता है ना, कि वो सॉल्वेंट क्या करता है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में मूव करता है, ताकि कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा था, ठीक है। अब आप तो हो गया, अब तो पानी आ गया, अब बस ज़्यादा ना आए उसके लिए वो एक लेवल तक आ जाता है कि ज़्यादा पानी अब ना आए, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि अब ज़्यादा पानी ना आए और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है। अब देख रहे हो ना। अब रिवर्स ऑस्मोसिस देख लो कि एक बाहर से एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स पड़ रहा है कि वो ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस को उल्टा काम कर रहा है। जहाँ से वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में जाना था, अब वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सोल्यूट में वो जा रहा है, ओके। और नेक्स्ट आपका ऑन्कोटिक प्रेशर, ये भी आपने देखा था ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर आपने पढ़ा है कि वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो बड़े सब्सटेंस के ऑस्मोसिस में, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। बस ऑस्मोटिक प्रेशर है, पर वो किसके लिए है, वो कोलोइडल सब्सटेंस के लिए है, इसका नाम है ऑन्कोटिक प्रेशर। सीधी सीधी बात है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर कोलोइडल सब्सटेंस, ठीक है, वो है ऑन्कोटिक प्रेशर। दूसरा आपका मैंने पढ़ाया था, ये देखो डेरो एनेट मॉडल, है ना। डेरो एनेट मॉडल आपने देख लिया, ईसीएफ आईसीएफ में कैसे मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। आइसोटोनिक फ्लूइड में क्या होता है, ठीक है, हाँ, विड्थ बढ़ता है ना, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होता है, ओके ना। ऑस्मोलैरिटी हाइट सेम रहता है पर विड्थ बढ़ जाता है। वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ईसीएफ का जो ऑस्मोलैरिटी होगा वो घट जाएगा, ठीक है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ईसीएफ का ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ओके, ठीक है। अब ये होता है ऑस्मोलर गैप। देखो कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी और माइनस कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी माइनस सॉरी मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी, मेजर्ड सीरम ऑस्मोलैरिटी माइनस एमएसओ कर देता हूँ मैं इसको। देखो एमएसओ मेजर्ड सीरम ऑस्मोलैरिटी माइनस कैलकुलेटेड सीरम ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। आपको होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है, ये तो मेजर सीरम बस माइनस कैलकुलेटेड होमवर्क दिया था कि कितना होगा एक, अगर एक पेशेंट का मैंने एक को पार्टिकुलर मैंने आपको ये बता दिए गया संख्या बता दिया है। आप मुझे कमेंट में बताना कि उसका कैलकुलेटेड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, ओके। अब टाइप ऑफ ऑस्मोसिस देख लो, एंडोऑस्मोसिस जिसमें क्या वाटर सेल के अंदर जा रहा हो, और एक्सोऑस्मोसिस क्या है, वाटर सेल के बाहर जा रहा है, ओके। तो आपका है ना जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो पूरा है ना
पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो आज ख़त्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसमें आपको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया जाएगा, ट्रांससाइटोसिस पढ़ाया जाएगा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और भी बहुत चीज़ें पढ़ाया जाएंगे, ठीक है ना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमें भी मोटिवेट कीजिए, आप अगर सब्सक्राइब करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, है ना, आप लोग को समझ आ रहा है, आप लोग इंटरेस्ट हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की और कोशिश करूँगा ताकि आपका प्रॉपर कंसेप्ट आपको समझ आए और आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, ताकि जो एक बार आपने मतलब पढ़ लिया तो एक बार अगर दिमाग में आपको कैप्चर हो गया तो कभी भूलो ना। इतना सिंप्लीफाइड करके मैं समझाऊंगा, उसके लिए तो भाई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी ना, है ना, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि, है, और लाइक करो, शेयर करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।